तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एसिंक्रोनस एज वेल एज द सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर, तो ये दो तरह से पॉसिबल है। हमारा जो सिंपलेस्ट केस है कि उसमें इनपुट आउटपुट स्टार्ट होगा, इनपुट आउटपुट मींस ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट ट्रांसफर हो जाएगा और कंट्रोल जो है यूजर प्रोसेस के पास रिटर्न होगा जब हमारा इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस केस में क्या है कि सीपीयू हमारा आइडल, लेजी रहेगा। जब तक ट्रांसफर होता रहेगा तो सीपीयू दूसरा टास्क नहीं कर पाएगा। ये सिंपल केस है। तो ये जो सिंपल केस है इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, सिंक्रोनस आईओ। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है एसिंक्रोनस। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है कि एक बार इनपुट आउटपुट ट्रांसफर शुरू हो गया तो कंट्रोल जो है यूजर प्रोसेस के पास रिटर्न हो जाएगा विदाउट वेटिंग के इनपुट आउटपुट कब तक कंप्लीट होगा। तो दूसरे वाले केस में जो एसिंक्रोनस है, जिसमें कि कंट्रोल यूजर प्रोसेस के पास रिटर्न होगा without waiting the completion of input output, this is known as asynchronous transfer। तो इसमें बेनिफिट ये है कि सीपीयू कैन परफॉर्म अदर एक्टिविटीज। जब ट्रांसफर हो रहा है इनपुट आउटपुट तो सीपीयू यूजर प्रोसेस के पास कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा ओएस का, तो ओएस जो है सीपीयू को दूसरा टास्क इनिशिएट कर देगा एसिंक्रोनस में। जबकि सिंक्रोनस में ये है कि जब तक टास्क हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो सीपीयू आइडल, लेजी रहेगा। सिंक्रोनस के केस उसमें ये यूजर प्रोसेस के पास कंट्रोल तभी रिटर्न होगा सिंक्रोनस के केस में जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये वही चीज इसमें लिखी है कि सीपीयू पहले केस में, सिंक्रोनस केस में सीपीयू कुछ नहीं करेगा जब तक आईओ हो रहा है, और दूसरे केस में एसिंक्रोनस केस में कि सीपीयू दूसरा टास्क परफॉर्म करेगा, मतलब दूसरे प्रोसेस को मिल जाएगा जब आईओ ट्रांसफर हो रहा है। तो जो एसिंक्रोनस आईओ है वो इंटरप्ट के द्वारा इनिशिएट होता है, जिसको हम बाद वाले लेक्चर्स में कंसीडर करेंगे, देखेंगे। अब सिंक्रोनस के केस में क्या होता है कि जब सीपीयू वेट कर रहा है आईओ कंप्लीशन के लिए, तो उसमें क्या है कि एक वेट लूप चलेगा। सीपीयू कंटिन्यूअसली वेट करता रहेगा कि आईओ कंप्लीट हो। तो कुछ कंप्यूटर्स में क्या है कि स्पेशल वेट इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि सीपीयू को आइडल रखते हैं जब तक कि नेक्स्ट इंटरप्ट नहीं आ जाती। और जिन कंप्यूटर्स में, जिन मशीन में ये आइडल वेट इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं, मतलब वेट इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं, तो वो इस तरह का लूप चलाता रहता है, इनफाइनाइट लूप टाइप का, जब तक कोई इंटरप्ट नहीं आती। लूप, जंप लूप, मतलब उसी लूप के अंदर घूमता रहेगा कंट्रोल। दिस इज द मेन थिंग behind. So try to understand properly the difference between these two. ओके, तो आगे चलते हैं। सिंक्रोनस में जो वेट लूप है वो एक्चुअली क्या है तो जैसे मैंने बताया कि ये लूप हमारा कंटिन्यू रहेगा, वेट लूप, जब तक कि कोई इंटरप्ट नहीं आ जाती। और इंटरप्ट जैसे आएगी तो ये ओएस को कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये लूप क्या करेगा, किसी भी आईओ डिवाइस को कॉल करेगा, मतलब रिस्ट्रिक्ट करेगा कि जब तक जो चल रहा है आईओ जिस डिवाइस के साथ, उससे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरी डिवाइस को ये हैंडल नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि रजिस्टर में एक फ्लैग सेट करते हैं। ये जो आईओ, सिंक्रोनस आईओ है, रजिस्टर्स में डिवाइस कंट्रोलर जिससे ट्रांसफर हो रहा है उसके रजिस्टर में एक फ्लैग सेट कर दिया जाता है। तो
तो ओएस उस फ्लैग को नोटिस करता रहेगा। तो एडवांटेज क्या है? अब हम एसिंक्रोनस की तरफ आ गए। एसिंक्रोनस जिसमें कि सीपीयू वेट नहीं करेगा आईओ कंप्लीशन का, इनफैक्ट कि सीपीयू दूसरा टास्क परफॉर्म करेगा। तो इस एसिंक्रोनस के केस में जो एडवांटेज है वो ये है कि सिस्टम एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, पहली चीज। दूसरा ये है कि जब आईओ हमारा चल रहा है तो आईओ जो प्रोसेसर है वो यूज होगा आईओ दूसरी डिवाइस के लिए आईओ परफॉर्म कर सकता है। तो अब ये इसलिए बेनिफिशियल है कि आईओ ऑपरेशन हमारा स्लो है प्रोसेसर की स्पीड में, तो सिस्टम जो है बाकी फैसिलिटीज का हमारा प्रॉपर्ली यूज कर सकता है। ओके, तो आगे चलते हैं इसमें। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में क्या है कि अगर जो इंटरफेस है उसमें जो कि रजिस्टर्स यूज होंगे, तो अगर इंटरफेस के रजिस्टर और सीपीयू रजिस्टर के बीच जो कॉमन क्लॉक है वो शेयर हो रही है, देन इट इज अ सिंक्रोनस केस। तो सभी डेटा ट्रांसफर जो कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच अगर हो रहे हैं वो एक साथ कॉमन क्लॉक के साथ परफॉर्म होंगे। और डेटा को क्या है कि फिजिकली ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, सीपीयू से इंटरफेस यूनिट दोनों के रजिस्टर के बीच ट्रांसफर होगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस उसी कंप्यूटर पे लोकेटेड हैं जिस पे सीपीयू कनेक्टेड है। हम इसमें अज्यूम करके चल रहे हैं कि वी कैन यूज मेनी कंप्यूटर्स, मेनी सीपीयूज। तो अब सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर की जो क्लॉक पल्स है वो क्या है? तो जो इंटरनल ऑपरेशन है कंप्यूटर के वो एक क्लॉक पल्स के द्वारा सिंक्रोनाइज होते हैं इसमें सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो ये जो कॉमन क्लॉक पल्स है सिंक्रोनाइज्ड, तो ये क्लॉक पल्स जनरेटर के द्वारा जनरेट होती है और ये कॉमन क्लॉक पल्स सभी रजिस्टर्स को एक साथ अप्लाई होती है और ये सारे कंट्रोल इसी क्लॉक पल्स से हमारे कंट्रोल होते हैं। अब एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर की तरफ आते हैं। तो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में क्या है कि हर एक यूनिट, चाहे सीपीयू हो या कोई आईओ डिवाइस हो या मेमोरी हो, इसका जो इंटरनल टाइमिंग है, इंटरनल टाइमिंग वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि हर एक यूनिट की अपनी अलग अलग प्राइवेट क्लॉक होती है। तो हर एक यूनिट अपने इंटरफेस के इंटरनल रजिस्टर्स के लिए प्राइवेट क्लॉक पल्स यूज करते हैं। तो इस केस में हम जो दो यूनिट हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उनको बोलते हैं एसिंक्रोनस हैं वो एक दूसरे से। तो जो ये इंडिपेंडेंटली क्लॉक पल्स है ईच यूनिट की, तो इसमें क्या है कि जो ये लास्ट वाला सेंटेंस लिखा है इसको पढ़ लो। बेसिकली रिलेटेड टू द independent unit sharing the its own private clock to its internal registers. Asynchronous transfer, तो इसमें क्या है, पहली चीज तो कॉमन क्लॉक की नीड नहीं है, तो ये कंट्रोल सिग्नल यूज करता है और एसोसिएटेड हार्डवेयर डेटा ट्रांसफर के लिए या डेटा मूवमेंट के लिए, बिकॉज कॉमन क्लॉक इज नॉट नीडेड। तो इस तरह हमने देखा कि सिंक्रोनस में जो है सिंक्रोनस ट्रांसफर जो दोनों सोर्स एंड डेस्टिनेशन हैं, दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो कॉमन क्लॉक पल्स शेयर करते हैं, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसफर में हर एक यूनिट की अपनी प्राइवेट क्लॉक होती है जो अपना क्लॉक पल्स जनरेट करती है। तो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर हमारे दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तो है स्टॉप कंट्रोल मेथड एंड दूसरा है हैंड शेकिंग मेथड। तो इन दोनों मेथड को हम बारी बारी से
अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला है स्ट्रोब कंट्रोल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो पल्स होती है इसको हम स्ट्रोब पल्स बोलते हैं। इसमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ ये क्लॉक पल्स जो स्ट्रोब बोलते हैं वो सप्लाई होती है, जो इंडिकेट करती है कि ट्रांसफर हमारा अकर होना है। तो ये एक सिंगल लाइन है, इसमें सिंगल लाइन इन द मतलब स्ट्रोब पल्स है, उसमें काफी सारे हमारे वो मतलब कि एक साथ लाइंस हो सकती हैं, एक जो कि हमारे एक साथ वर्ड को, कंप्लीट वर्ड को ट्रांसफर कर सकती है। तो ये कंट्रोल लाइन हमारी यूज होती है जब भी डेटा ट्रांसफर होता है। और तो जो स्ट्रोब पल्स है ये हमारी या तो सोर्स के द्वारा या डेस्टिनेशन यूनिट के द्वारा, दोनों के द्वारा एक्टिवेट की जा सकती है। इसका इस तरह कंट्रोल है कि यहाँ सोर्स यूनिट है, यहाँ डेस्टिनेशन यूनिट है, तो डेटा बस के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। स्ट्रोब पल्स ये इंडिकेट करेगी डेटा ट्रांसफर को। तो इसमें क्या है कि सोर्स इनिशिएटेड डेटा ट्रांसफर और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड डेटा ट्रांसफर, मतलब कि सोर्स और डेस्टिनेशन के अपने अलग अलग टास्क हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। तो सोर्स इनिशिएटेड डेटा ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो सोर्स यूनिट क्या करेगा कि पहले डेटा को डेटा बस पर प्लेस कर देगा और डेटा बस हमारा इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ले जाएगी। तो बस में जो है डेटा बस में मल्टीपल लाइंस होंगी जो एक साथ काफी सारी बिट को या एंटायर बाइट को या कंप्लीट वर्ड को ये ट्रांसफर करेंगी। तो कुछ देर बाद क्या है, डेटा हमारा स्टेडी वैल्यू पर सेट हो जाएगा, तो सोर्स हमारा स्ट्रोब पल्स को एक्टिवेट कर देगा। और डेस्टिनेशन यूनिट क्या करेगा कि डेस्टिनेशन यूनिट हमारा स्ट्रोब पल्स को एक्टिवेट करके इन्फॉर्म करेगा सोर्स को कि डेटा प्रोवाइड करे। डेस्टिनेशन यूनिट विल सेंड द स्ट्रोब पल्स टू द सोर्स सेइंग के नाउ प्रोवाइड द डेटा। तो सोर्स यूनिट अब इस स्ट्रोब से को देख के रिस्पॉन्ड करेगा और रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन को डेटा बस पर प्लेस कर देगा। तो अब हमारा इंफॉर्मेशन जो डेटा बस पर है और स्ट्रोब सिग्नल जो कि एक्टिव स्टेट में है, जो कि सफिशिएंट टाइम के लिए रहेगा, अब ये अलाउ करेगा कि डेस्टिनेशन यूनिट हमारा डेटा को रिसीव करे। तो ये जो डेस्टिनेशन यूनिट साइड से ऐसा होगा कि डेटा सोर्स यहाँ डेटा रख देगा और डेस्टिनेशन यहाँ डेस्टिनेशन यूनिट इसको प्रोवाइड करेगा सोर्स को, इंडिकेटिंग कि नाउ प्रोवाइड द डेटा फॉर इट। ओके, तो डेटा ट्रांसफर इनिशिएटेड बाय द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन यूनिट यूज, इसमें लिखा डेस्टिनेशन यूनिट यूजेस द फॉलोइंग एज ऑफ द स्ट्रोब पल्स, मतलब रिवर्स स्ट्रोब पल्स की ट्रांसफर कंटेंट्स को डेटा बस पर रखने के लिए, मतलब इसके इंटरनल रजिस्टर्स में डेस्टिनेशन यूनिट के। तो डेस्टिनेशन रजिस्टर के लिए ट्रिगर करने के लिए यूज में आएगा। नाउ अब डेटा ट्रांसफर हो गया है, मतलब इसके रजिस्टर्स में आ गया डेस्टिनेशन यूनिट के, डेस्टिनेशन यूनिट अब डिसेबल कर देगा स्ट्रोब पल्स को। डेस्टिनेशन यूनिट अब स्ट्रोब पल्स को डिसेबल कर देगा। ठीक है, तो सोर्स अब क्या है कि एक प्री डिटरमिन्ड टाइम इंटरवल के बाद डेटा को बस से रिमूव कर लेगा और जो डिसेबल्ड स्ट्रोब सिग्नल है वो इंडिकेट करेगा कि अब जो है डेटा बस में कोई वैलिड डेटा नहीं है ट्रांसफर होने के। तो अब जो हमारी न्यू वैलिड डेटा अगर दोबारा से ट्रांसफर करना पड़ा डेटा, तो अब दोबारा से डेटा तभी ट्रांसफर होगा जब डेटा बस पर, मतलब दोबारा से तभी ट्रांसफर होगा जब स्ट्रोब को दूसरी बार इनेबल किया जाएगा। स्ट्रोब जब दूसरी बार इनेबल होगा तभी डेटा ट्रांसफर हमारा दोबारा से हो पाएगा। तो जो कंप्यूटर में है स्ट्रोब पल्स हमारी क्या है
कि एक्चुअली सीपीयू में जो क्लॉक पल्स है उसके थ्रू कंट्रोल होती है। तो सीपीयू हमेशा कंट्रोल करता है बसेस को, कि बसेस को इस तरह कंट्रोल करता है कि एक्सटर्नल यूनिट को इन्फॉर्म करता है कि हाउ टू ट्रांसफर द डेटा। फॉर एग्जांपल कि जो सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर है, तो ये मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल भी सीपीयू से मेमोरी यूनिट को यूज करेगा। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है इस स्ट्रोब इनिशिएटेड ट्रांसफर के? तो इसकी डिसएडवांटेज ये हैं कि एक सेकंड, पहला तो ये है कि जो सोर्स यूनिट है जो डेटा ट्रांसफर को इनिशिएट कर रहा है, उसके पास इस बात को जानने का कोई तरीका नहीं है कि डेस्टिनेशन यूनिट ने एक्चुअली डेटा रिसीव कर लिया है। ओके, जो कि डेटा बस पर रखा गया था वो डेस्टिनेशन यूनिट ने रिसीव कर लिया है या नहीं किया। इसी तरह डेस्टिनेशन यूनिट के पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि सोर्स ने जो डेटा रखा था, मतलब कि जो सोर्स ने एक्चुअली कोई डेटा रखा था, डेस्टिनेशन यूनिट ये नहीं समझ पाएगा कि सोर्स ने एक्चुअली कोई डेटा पुट किया है डेटा बस पर। ओके, तो अब दूसरा जो हैंड शेकिंग मेथड, इट इज यूज्ड टू overcome the drawback which was actually involved in the strobe based control. Okay, तो हैंड शेकिंग मेथड जो है ये ओवरकम करता है स्ट्रोब प्रॉब्लम को, और इसमें क्या है कि ये दूसरा एक कंट्रोल सिग्नल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि दूसरा जो कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है कंट्रोल लाइन, वो ये प्रोवाइड करता है कि उसका रिप्लाई के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए, एक तरह से कि हाँ उस यूनिट सोर्स को मालूम चलेगा कि हाँ डेस्टिनेशन यूनिट ने रिसीव कर लिया डेटा, और डेस्टिनेशन को पता चलेगा कि सोर्स ने डेटा पुट कर लिया, जो कि स्ट्रोब बेस्ड कंट्रोल में पॉसिबल नहीं था। तो ये कॉमनली यूज होता है हमारा कि हमारा डेटा की प्रेजेंस जो है बस पर वो भी पता चल जाती है डेस्टिनेशन को, और सोर्स को भी पता चल जाता है कि डेस्टिनेशन ने डेटा रिसीव कर लिया। तो डेस्टिनेशन यूनिट जब डेटा रिसीव कर लेगा तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा एक दूसरी कंट्रोल सिग्नल लाइन से, कि मतलब डेटा के एक्नॉलेजमेंट के लिए कि रिसीव कर लिया गया है डेटा। तो जो इस तरह का एग्रीमेंट है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच, वो उसको हम बोलते हैं हैंड शेकिंग मेथड, मतलब हाथ मिलाने वाला मेथड, कि हाँ हाथ मिला लिया, मतलब दोनों को आपस में पता चल रहा है कि अगर सोर्स ने डेटा पुट किया है तो पता चल रहा है डेस्टिनेशन ने रिसीव कर लिया, और डेस्टिनेशन को पता चल रहा है कि हाँ सोर्स ने डेटा पुट किया है, जो कि स्ट्रोब बेस्ड मेथड में पॉसिबल नहीं था। तो इसमें इस तरह का होगा कि ये सोर्स डेस्टिनेशन एज इट इज है, यहाँ डेटा बस है, यहाँ डेटा वैलिड लाइन है, और ये तीसरी लाइन डेटा एक्सेप्टेड वाली है। स्ट्रोब को यहाँ से हटा के दो डेटा वैलिड लाइन, डेटा एक्सेप्टेड लाइन। तो डेटा एक्सेप्टेड लाइन डेस्टिनेशन यूनिट इसको इन्फॉर्म करेगा सोर्स को कि हाँ डेटा एक्सेप्ट कर लिया गया है, और डेटा वैलिड लाइन ये सोर्स एक्टिवेट करेगा। तो सीक्वेंस ऑफ जो कंट्रोल सिग्नल्स है ड्यूरिंग ट्रांसफर वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि डेटा ट्रांसफर इनिशिएट हो गया है। तो अब एसिंक्रोनस ट्रांसफर बिटवीन टू इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ये हम एसिंक्रोनस ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। पहला मेथड स्ट्रोब बेस्ड मेथड था, और दूसरा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हैंड शेकिंग मेथड। तो इसमें हमारा जो स्पेसिफाइड होता है वो टाइमिंग डायग्राम के साथ, मतलब जो टाइमिंग रिलेशनशिप होगा वो दोनों के बीच कंट्रोल सिग्नल और डेटा बसेस के बीच एस्टेब्लिश होगा। ओके, अब जो सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि नाउ जो ट्रांसफर है वो सोर्स के द्वारा है कि डेस्टिनेशन के द्वारा। ओके, क्योंकि सोर्स भी एक्नॉलेजमेंट लेगा, डेस्टिनेशन भी लेगा। तो हैंड शेकिंग कंट्रोल लाइन क्या है, दो तरह की कंट्रोल लाइन है। पहली तो डेटा वैलिड लाइन है, जो कि
सोर्स यूनिट के द्वारा जनरेट होगी, और दूसरी है डेटा एक्सेप्टेड लाइन जो कि जनरेट होगी डेस्टिनेशन यूनिट के द्वारा। डेटा वैलिड लाइन, इसको बोल्ड कर देता हूं, एंड डेटा एक्सेप्टेड लाइन। अब उसके पीछे वाली स्लाइड्स में हम चलते हैं। यहाँ पर डेटा वैलिड लाइन, डेटा एक्सेप्टेड। तो डेटा वैलिड लाइन जनरेटेड बाय द सोर्स यूनिट है, और जो डेटा एक्सेप्टेड लाइन है वो डेस्टिनेशन यूनिट द्वारा जनरेट की गई है। ओके, अब डेटा वैलिड लाइन, जैसे कि मैंने बताया, इट इज जनरेटेड बाय द सोर्स यूनिट। तो जो डेटा फ्लो की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमारा डेटा वैलिड लाइन होगी। जिस डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है बसेस के द्वारा, उसी डायरेक्शन में डेटा वैलिड लाइन होगी, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। और ये सोर्स यूनिट द्वारा डेस्टिनेशन को इन्फॉर्म करने के लिए यूज की जाएगी कि वहां पर वैलिड डेटा है बस पर या नहीं है। मतलब कि सोर्स यूनिट डेस्टिनेशन को इन्फॉर्म करेगा कि बाय पुटिंग द सिग्नल ऑन दिस डेटा वैलिड लाइन कि वैलिड डेटा बस पर है, डेटा बस पर। और जो डेटा एक्सेप्ट लाइन है, ये जैसे कि मैंने बताया, इट इज जनरेटेड बाय द डेस्टिनेशन यूनिट। तो ये डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ होगी, और ये इस बात का पता करने के लिए यूज होती है कि डेस्टिनेशन ने डेटा एक्सेप्ट कर लिया या नहीं। मतलब डेस्टिनेशन जब डेटा एक्सेप्ट कर लेगा तो ये सोर्स को इन्फॉर्म करेगा इसके बारे में कि डेटा हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द डेस्टिनेशन। ओके, डेटा एक्सेप्टेड है, मतलब डेटा एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग डेस्टिनेशन इन्फॉर्म करेगा सोर्स को कि डेटा हैज बीन एक्सेप्टेड। तो इनका जो एक्सचेंज है, डेटा का एक्सचेंज बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, वो इस तरह होगा कि सोर्स यूनिट क्या करेगा, पहले डेटा को बस पर प्लेस करेगा और डेटा वैलिड लाइन को इनेबल कर देगा। तो डेस्टिनेशन यूनिट क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा बस से और डेटा एक्सेप्टेड लाइन को इनेबल कर देगा। उसके बाद ये सोर्स यूनिट डेटा वैलिड लाइन को डिसेबल कर देगा। जैसे ही डेस्टिनेशन यूनिट ने डेटा एक्सेप्टेड को इनेबल किया, मतलब सोर्स को पता चल गया कि डेटा एक्सेप्ट हो गया, तो सोर्स क्या करेगा, डेटा वैलिड लाइन को डिसेबल कर देगा, और बस पर अगर कोई डेटा है तो उसको इनवैलिडेट कर देगा। फिर डेस्टिनेशन यूनिट क्या करेगा, डेटा एक्सेप्टेड लाइन को ये भी डिसेबल कर देगा और रेडी स्टेट में आ जाएगा कि डेटा एक्सेप्ट करने का। फिर दोबारा से डेटा जब ट्रांसफर होगा तो फिर यही प्रोसेस होगा कि सोर्स यूनिट दोबारा से डेटा प्लेस करेगा बस पर और फिर से डेटा वैलिड लाइन को इनेबल करेगा। फिर डेटा डेस्टिनेशन यूनिट डेटा को एक्सेप्ट करेगा बस से और इनेबल कर देगा डेटा एक्सेप्टेड लाइन को। तो इस तरह ये साइकिल चलती रहेगी हमारी। सोर्स यूनिट और डेस्टिनेशन यूनिट बेसिकली क्या है यहाँ पे, कि सोर्स हमारा इनिशिएट करेगा ट्रांसफर, डेटा को डेटा बस पर प्लेस करेगा और डेटा वैलिड सिग्नल को इनेबल करेगा। डेस्टिनेशन यूनिट डेटा एक्सेप्टेड लाइन को एक्टिवेट करेगा जिससे कि सोर्स को पता चल जाएगा कि डेटा एक्सेप्ट हो गया है डेटा डेस्टिनेशन द्वारा। फिर सोर्स यूनिट डिसेबल कर देगा, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में समझाया था, डेटा वैलिड लाइन को, और डेस्टिनेशन यूनिट डिसेबल कर देगा डेटा एक्सेप्टेड लाइन को। ये चारों पॉइंट जो चार तक हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक, अब सोर्स एंड डेस्टिनेशन यूनिट, तो इसमें ऑब्वियसली कि सोर्स अब जो है नेक्स्ट डेटा तब तक नहीं भेजेगा जब तक डेस्टिनेशन यूनिट मतलब इस बात का एक्सेप्टेंस दे देगा कि डेस्टिनेशन यूनिट ने डेटा एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि डेटा एक्सेप्ट कर लिया है तो डिसेबल कर देगा डेटा एक्सेप्टेड लाइन। अब जो हमारा यहाँ डेटा ट्रांसफर है स्ट्रोब मेथड में देखा, ये उसके सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा अंतर ये है,
जो एडेड मतलब एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है वो ये है कि जो डेटा ट्रांसफर है हमारा इंटरफेस और आईओ डिवाइस के बीच, वो हैंड शेकिंग सिग्नल के द्वारा दोनों साइड से कंट्रोल हो रहा है। सोर्स अगर हमारा सीपीयू है, या जैसे सपोज करो तो डेटा बस पर कोई वर्ड प्लेस करेगा, डेटा प्लेस करेगा, मेमोरी यूनिट अगर डेस्टिनेशन है तो इन्फॉर्म करेगा कि दिस इज ए राइट ऑपरेशन, ओके। और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड अगर स्ट्रोब है तो इट कुड बी द मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द सीपीयू। अगर डेस्टिनेशन मतलब मेमोरी इनिशिएट कर रही है तो सीपीयू से, तो मेमोरी जो है सीपीयू से रीडिंग के लिए इनिशिएट कर सकती है। तो इस केस में डेस्टिनेशन हमारा सीपीयू होगा, ओके। और जो कि इनिशिएट करेगा रीड ऑपरेशन मेमोरी को इन्फॉर्म करके कि जहां मेमोरी अब सोर्स है कि डेटा वर्ड को प्लेस करो डेटा बस, ओके। तो इस तरह वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर regarding the synchronous and asynchronous data transfer, okay. So next lecture में हम डिस्कस करेंगे IO mapped, okay, या IO mapping मतलब isolated versus memory mapped IO, memory mapped input output, okay। तो इस मीटिंग को हम क्लोज करते हैं यहाँ।